नमस्कार, मैं हूं अनुपम। हरियाणा के चुनावी रण में सीएम योगी का नारा बटेंगे तो कटेंगे सियासत में हिट साबित हो रहा है, क्योंकि इस नारे की चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। अब उत्तर प्रदेश उपचुनाव से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में यह नारा बड़ा मुद्दा बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हरियाणा में यह नारा बेहद कारगर साबित हुआ तो आगे भी इस चुनाव में इसका फायदा मिल सकता है। यही वजह है कि जब सीएम योगी झारखंड चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे, वहां भी नारे को धार दिया गया। सीएम योगी ने कहा कि जब बटे हैं तब तब निर्ममता से कटे हैं, इसका गवाह इतिहास है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये नारा हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में दिया था। बीजेपी को इसका फायदा हुआ और हरियाणा में तीसरी बार विजय हासिल हुई। यही वजह है कि अब ये नारा देश में गूंजने लगा है। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। सीएम योगी का यही नारा देश में इन दिनों काफी चर्चा का विषय बन गया है। यूपी उपचुनाव में तो घमासान मचा ही है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में भी इस नारे की एंट्री हो चुकी है। झारखंड बीजेपी के एक दिग्गज नेता सीपी सिंह ने अपने आवास में एक सेल्फी पॉइंट वाली होर्डिंग लगाई है, जिस पर लिखा है बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और जब सीएम योगी प्रचार के लिए खुद झारखंड के हजारीबाग पहुंचे तो नारे को सिर्फ दोहराया ही नहीं, बल्कि उस नारे को और धार देते हुए कह दिया कि जब जब बटे हैं तब तब निर्ममता से कटे हैं। एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। यह समय बंटने का नहीं है, यह समय तो देश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुसार कार्य करने का समय है। सीएम योगी के इस नारे का हाल ही में पीएम मोदी ने भी जिक्र किया था। महाराष्ट्र दौरे के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि कांग्रेस का एक ही मिशन है, समाज को बांटना। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। पीएम मोदी ने ही नहीं बल्कि आरएसएस ने भी सीएम योगी के इस नारे का समर्थन किया। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने हिंदुओं को लेकर कहा कि भारत के लिए जिम्मेवार समाज सिर्फ हिंदू समाज है। भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से, प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। लोगन को उसमें कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से, एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं, जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में
ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है, स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। जाहिर है सीएम योगी ने भी बटेंगे कटेंगे वाला नारा हिंदुओं को एकजुट करने के लिए दिया था। राजनीति शुरू हुई तो हरियाणा में इसका फायदा बीजेपी को हुआ। यही वजह है कि बीजेपी इस नारे को लेकर पूरे देश में निकल पड़ी है। लेकिन विपक्ष को ये नारा हजम नहीं हो रहा। यही वजह है कि इस नारे के उलट अब पोस्टर वॉर चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। भारतीय जनता पार्टी जहां सीएम योगी के नारे को लेकर पूरे देश में जा रही है, वहीं इस नारे पर विपक्ष का पोस्टर वार जारी है। लेकिन जो नारा सीएम योगी ने दिया, विपक्ष के नारे भी वही मतलब बता रहे हैं, बस शब्द अलग हैं, फोटो अलग हैं। सवाल उठता है कि सीएम योगी ने इस नारे से जो लकीर खींची है, क्या विपक्ष भी उसी राह पर चल पड़ा है? देखिए रिपोर्ट। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। सीएम योगी ने सियासत का सुपरहिट नारा बटेंगे तो कटेंगे देकर जो सियासी लकीर खींची, विपक्ष भी उसी पर चल पड़ा है। उसी नारे को आधार बनाकर यूपी में विपक्ष सियासत कर रहा है। हालांकि विपक्ष के नारे का मतलब भी वही है, लेकिन शब्द बदल दिए गए हैं। बीजेपी ने पोस्टर लगाया बटेंगे तो कटेंगे, तो विपक्ष ने लगाया जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इसके बाद शुरू हुआ पोस्टर वॉर और इस नारे की जंग में अखिलेश के साथ साथ मायावती भी कूद गए। लेकिन बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव का बांटने वाला भेद खुल गया है और बबुआ की नींद उड़ गई है। रोज नए नारे तो गढ़े जा रहे हैं, लेकिन सब बेकार है। बबुआ की नींद उड़ गई, न रात को नींद आ रही, न दिन को चैन आ रहा है। रोज नए नारे गढ़ रहे हैं। बेचैनी का आलम यह है कि जो नवरत्न हैं वो भी सुझाव नहीं दे पा रहे हैं। भैया, ये तो सब लोग जानते थे ना कि केवल नाम समाजवादी था, काम तो समाज बांटी था। हिंदुओं को जातियों में बांटना था। एक विशेष धर्म की खुशी के लिए रामचरितमानस की प्रतियां जलानी थी। साधु सन्यासियों को चिलिमजीवी कहना था। माफिया और मठ को जोड़ना था। राम भक्तों पर गोली चलानी थी। भगवान प्रभु श्री राम को हवा में उड़ाना था। तो समाजवादी पार्टी के ऐसे कृत्यों को जब जनता जान गई तो बेचैनी तो बढ़नी थी। परेशान है अखिलेश जी, क्या करें क्या न करें। उधर विश्व हिंदू परिषद और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने भी बीजेपी के बटोगे तो कटोगे नारे का समर्थन किया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि यह आज का जागा हुआ हिंदू है। फूट डालो, राज करो, इसलिए अब हम ये नहीं होने देंगे। और सनातन के लिए जो भी कमेंटबाजी करते हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब जागा हुआ हिंदू है। 1947 का हिंदू नहीं है, ये 2024 का हिंदू है। बातेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, तय है। अच्छा है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये हिंदू दृष्टि का नारा है। हिंदू इकट्ठा होता है तो जिहाद के लिए इकट्ठा नहीं होता, किसी को मारने के लिए, दंगा करने के लिए इकट्ठा नहीं होता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हिंदू इकट्ठा होता है तो नेक होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। और इसलिए इस नारे को मिलाकर देखा जाए तो मुझे यह नारा राजनीतिक भी नहीं लगता। सियासत के जानकार भी मानते हैं कि सीएम योगी के इस नारे का बीजेपी को जो फायदा हुआ, बीजेपी उसे आगे तक भुनाना चाहेगी। तो एकता का मंत्र है ये, और इस एकता का मंत्र जो है चुनाव में भी बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि वहाँ वोट अगर एकजुट होकर किसी पार्टी को मिलता है तो उसका बेनिफिट मिलता है। तो इसके कई आयाम हैं इस नारे के, और इस नारे ने भारतीय राजनीति में एक नए तरीके की बहस को जन्म दिया है, और जो मैं मानता हूँ कि एक सेकेंड लेवल की बहस है। और ये योगी जी का जो उनका मंतव्य था, उन्होंने तो कहा एकजुट रहेंगे तो नेक रहेंगे, तो नेक रहने के लिए आपको एकजुट रहना ही पड़ेगा। हालांकि विपक्ष सीएम योगी के नारे को काटने के लिए तमाम नारे दे रहा है, लेकिन जुबानी घमासान है।
मौलाना साजिद रशीदी की माने तो बटेंगे कटेंगे कम्युनल नारा है और ऐसे ही नारे के कारण बहराइच कांड हुआ। तो वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये आरएसएस के लैब में तैयार नारा है और योगी आदित्यनाथ इसके ब्रांड एम्बेसडर है। बटोगे तो कटोगे एक कम्युनल नारा है। इस कम्युनल नारे की वजह से देश में जो नफरत फैल रही है वो अपने आप में देखने जैसी है। राम गोपाल मिश्रा की मौत इस कम्युनल नारे की वजह से हुई। मस्जिदों पर हिंदू बच्चे चढ़कर झंडा फहराते हैं इस कम्युनल नारे की वजह से। हिंदू बच्चे मस्जिदों की जालियां तोड़ते हैं, मस्जिदों के मीनार तोड़ते हैं, मस्जिदों की बुर्जियां तोड़ते हैं इस कम्युनल नारे की वजह से। इसी कम्युनल नारे की वजह से मस्जिद के सामने खड़े होकर अनर्गल गाने बजाए जाते हैं। इसी कम्युनल नारे की वजह से मस्जिदों के सामने खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगाकर मुसलमानों को भड़काने का काम किया जाता है। इसलिए ये नारा देश को किसी भी तरह कबूल नहीं है। बांटने काटने वाले जैसे नफरती प्रोडक्ट राष्ट्रीय सेवक संघ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रिसर्च लैब में तैयार किया हुआ है प्रोडक्ट, और जिसका मार्केटिंग यूनिट भारतीय जनता पार्टी है और इसके ब्रांड एम्बेसडर माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी जैसे लोग हैं। और ऐसे नफरती प्रोडक्ट का जो उद्देश्य होता है वो भारतीय जनता पार्टी को राजनीति में लाभ पहुंचाने के लिए, उसको सत्ता में बनाए रखने के लिए और खास तौर से पीडीए समाज के ऊपर शासन करने के लिए, पीडीए समाज का शोषण बदस्तूर जारी रखने के लिए। विपक्ष कितना भी विरोध करे, लेकिन बीजेपी का मानना है कि सीएम योगी का ये नारा सियासत में सुपरहिट है और यही वजह है कि इस नारे के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। हरियाणा की तरह परिणाम की उम्मीद में है। हालांकि अब 20 नवंबर को यूपी में उपचुनाव होंगे। देखना है कि इस नारे का कितना असर यूपी के उपचुनाव में होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने बांटो और राज करो का नारा दिया था, लेकिन अपना वचन छोड़ गए। ऐसे नारा देने वाले अंग्रेजों के वचन वंशी हैं। डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं अंग्रेजों के, इसीलिए इन्होंने इस तरह के नारा दिया था। ये भारत और खासकर उत्तर प्रदेश का समाज ऐसे नारों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। गाजियाबाद पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उपचुनाव की बदली तारीखों पर भी हमला बोला। उपचुनाव की तारीख बदलने के सवाल पर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अंदाजा लग चुका है कि वो उपचुनाव में बुरी तरह से हार रहे हैं। ये बढ़ाई कि भारतीय जनता पार्टी को भनक पड़ गई कि जो लोग छुट्टी लेकर के आए हैं दिवाली की, भैया दूज की और छठ पूजा की, वो सब लोग इतनी छुट्टी लेकर के आए कि वोट डाल के जाएंगे। तो जब भनक पड़ गई इनको, तो इन्होंने चुनाव से तारीख बदलवा दी। हार के डर से इन्होंने तारीख बदली है। और उन्हें ये भी पता था कि यूपी में जो वोट पड़ेगा, वो जो हार होगी, जो संदेश जाएगा, कहीं इनका महाराष्ट्र का चुनाव भी न गड़बड़ा जाए। उपचुनाव की तारीख बदलने को लेकर सियासी शोरगुल तेज है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने बिना नाम लिए बीजेपी पर तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीख तय करते वक्त कैलेंडर नहीं देखा था क्या? वे हार रहे हैं, इसलिए थोड़ा और समय ले रहे हैं। सिर्फ हार जो है 13 को हो या 20 को हो, तारीख बदली गई। मैं जानना चाहता हूं, कैलेंडर तो वही था, त्योहार की तारीख तो वही थी। जब 13 डिसाइड कर रहे थे तब आपको कैलेंडर दिखाई नहीं पड़ा। क्या रीजन लगता है? हार रहे हैं बुरी तरह, थोड़ा और समय ले रहे हैं कि बुरा वक्त आया है, थोड़ा कुछ दिन के लिए टल जाए, पर टलने वाला नहीं। 9 सीट पर हमारा इंडिया गठबंधन जीतेगा। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए डीजीपी के चयन के नियमावली को मंजूरी दी है। इसके बाद अब यूपी में ही डीजीपी तय होगा। अब यूपीएससी के नामों का पैनल नहीं भेजा जाएगा और अब यूपी के डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा।
डीजीपी का चयन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। कमेटी में मुख्य सचिव यूपीएससी की ओर से नामित एक व्यक्ति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनकी ओर से नामित व्यक्ति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव गृह और एक रिटायर्ड डीजीपी होंगे। डीजीपी का चयन सेवा अवधि अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर होगा। डीजीपी वही बनेगा जिसकी कम से कम 6 महीने की नौकरी बची हो। तो अब उत्तर प्रदेश में ही तय होगा डीजीपी, ये यहां पर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपीएससी को नहीं भेजा जाएगा पैनल। पहले सरकार यूपीएससी को पैनल भेजती थी, 3 महीने यूपीएससी को भेजने होते हैं नाम। पैनल में होते हैं डीजी रैंक से ऊपर के आईपीएस। 25 साल से जो आईपीएस है उसकी का नाम जाएगा। डीजीपी की नई चयन प्रक्रिया को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि सुना है कि किसी बड़े पुलिस अधिकारी और स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। ने जो डीजीपी दिए, जो नई परंपरा शुरू की कार्यवाहक की, आप देख लीजिए 50 पायदान हैं। वो अधिकारी कितने निराश हैं, कितना मनी मन दुखी हैं कि उन्हें मौका नहीं मिला काम करने का। कितने आईपीएस होंगे जिन्हें मौका नहीं मिला, और अपने खासम खास और अपने पक्के को बैठाने के लिए, इसलिए कि जिससे कि बेईमानी की जा सके, जिससे अन्याय किया जा सके, जिससे कानून की धज्जियां उड़ाई जा सकें। इसलिए सरकार अपना ऐसा फैसला कराना चाहती है, नियम बनाना चाहती है कि उन्हीं के कोई ना कोई बैठ जाए, जिनको खुद का अपना भविष्य नहीं पता है कि 2 साल चलेंगे कि नहीं चलेंगे, वो 2 साल के नियम बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश के बयान पर पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अखिलेश की कुर्सी के 4 पाए रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, नेताजी और आजम खान खींचा करते थे। अखिलेश यादव ने इसे सार्वजनिक रूप से माना है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेताजी के कहने पर अखिलेश चीफ सेक्रेटरी और मंत्री बनाते और हटाते थे। अखिलेश यादव जी को रह रह करके अपने कार्यकाल की याद सताती है कि कैसे उनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी के 4 पाए, एक पाया रामगोपाल यादव खींचा करते थे, दूसरा पाया शिवपाल यादव खींचा करते थे, तीसरा पाया नेताजी खींचा करते थे और चौथा पाया आजम खान खींचा करते थे। अपने पूरे कार्यकाल में कितने परेशान रहे हैं कि सार्वजनिक तौर पर स्वीकारोक्ति तक की थी कि चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल जाकर के नेताजी के पैर पकड़ लो वरना तुमको चीफ सेक्रेटरी से हटाना पड़ेगा। कैसे नेताजी के कहने पे बार बार मंत्रिमंडल में फेरबदल किया करते थे, मंत्री हटाते थे, फिर मंत्री बनाते थे। ये बेचारगी सबने देखी है। अखिलेश जी को अपनी ये बेचारगी याद आती है तो अपने गम दूर करने के लिए वो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार पर उल जलूल आरोप लगाने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से यूपी मदरसा एक्ट को आज बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट की वैधता बरकरार रखी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक घोषित किया है और यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का यूपी के 16,000 से अधिक मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों के भविष्य पर असर पड़ेगा। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए सभी छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो निर्णय था जिसमें ये कहा गया था कि मदरसा बोर्ड की और जो एक्ट है वो संविधान के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के विपरीत है, उसको पूरी तरह से खारिज किया है, उसको सेट असाइड किया है और कहा है कि मदरसा बोर्ड और जो एक्ट है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। जहाँ तक कि
कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की, उस पे उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कन्फर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। हम लोग अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट के सिलसिले में कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किया है। इससे तमाम मदरसे से मुताल्लिक़ लोगों में खुशी और मसरत की लहर दौड़ी है। और जाहिर सी बात है, ये यूपी मदरसा एक्ट उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने ख़ुद बनाया था, तो कोई भी एक्ट जो हुकूमत ने बनाया हो वो किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। और फिर इस यहाँ यूपी में हज़ारों बच्चे और हज़ारों टीचर्स और स्टाफ इन मदरसों से मुताल्लिक़, और हम लोग बारहा ये बात कह चुके हैं कि हम लोग यहाँ मदरसों में इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन की भी तालीम दी जा रही है। बहरहाल ये एक बहुत खुशी और मसरत का मकाम है। निर्णय हो या माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय हो या किसी भी न्यायालय का निर्णय हो, सरकार उसके अनुपालन में काम करती है। और हमने हमेशा से संवैधानिक तरीके से जो भी चीजें चल रही हैं उस पर हमने उनको आगे बढ़ाने का काम किया आदरणीय योगी सरकार ने। और जहां तक रही बात मदरसों की, तो मदरसों को लेकर किसी ने PIL करी थी, उसकी PIL को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को। तो जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आया है, हम उसके अनुपालन में ही काम कर रहे थे और आगे भी हम उसी के अनुपालन में काम करेंगे। लेकिन हम एक चीज बताना चाहते हैं कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन अगर किसी ने किया है वो आदरणीय योगी सरकार ने किया है पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश में। और NCERT की पढ़ाई हमने लागू की है और आधुनिकीकरण भी हमने किया है ताकि हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर बने, आगे बढ़ें। देखिए, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करता हूं और निश्चित तौर से सब जो आज मदरसा एक्ट जो पुराना बना था उसको उन्होंने एज इट इज़ रहने दिया। निश्चित तौर से बच्चों के भविष्य को देखते हुए समाज के अंदर एक संदेश जो जा रहा, मतलब गया कि भाई सब लोग जुड़कर एक साथ मिलकर काम करें। और निश्चित तौर से भी इस समय ये निश्चित मैं समझता हूँ कि बहुत ही स्वागत योग्य कदम है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के माध्यम से।